नमस्कार, प्रणाम, आदाब। बिहार के मुख्यमंत्रियों की कहानी श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम लोग पहले बहुत सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है सरदार हरिहर सिंह। अब आपको ऐसा लगता होगा कि ये सरदार कहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। तो मैं आपको बताऊं कि ये वाकई सरदार नहीं थे, ये एक बिहारी ही थे और इनका जन्म बक्सर ज़िले के चौगाई गांव में हुआ था 1925। अब सरदार ये कैसे बने? वास्तव में इनको महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दी थी। तो इस कहानी के पीछे जो सबसे बड़ी एक कहानी है वह है पोटरी प्रथा। अब ये पोटरी प्रथा क्या है कि शाहाबाद इलाके में अंग्रेज़ों ने एक बड़ा सख्त नियम बनाया था मालगुजारी वसूलने का। अंग्रेज़ी हुकूमत मालगुजारी वसूलती थी और एक कठोर नियम बना दिया था, एक दिन तय कर दिया था और वह दिन अमूमन भादव मास का अंतिम दिन होता था। हर किसान की एक जिम्मेवारी होती थी कि वह अपना हिसाब किताब और मालगुजारी के पैसे एक पोटरी में बांध करके जमा करवाए। इसलिए इस प्रथा का नाम पोटरी प्रथा था। अगर किसी भी कारण से मालगुजारी की रकम कम पाई गई तो किसानों को दंडित किया जाता था, बड़ी कठोर सज़ा दी जाती थी। और ये जो हरिहर सिंह जी थे, इनके एक साथी थे जिनका नाम रघुवंश सिंह जी है। ये लोग पोटरी प्रथा के घोर विरोधी थे। इनका संघर्ष जारी ही था और इसी समय 4 सितंबर 1920 को आरा के सतपहारी पर महात्मा गांधी जी आते हैं। महात्मा गांधी जी के साथ खिलाफत आंदोलन वाले शौकत अली साहब भी साथ में होते हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब भी आते हैं। इन लोगों के आने से आसपास के हजारों लोग इनसे मिलने के लिए जाते हैं। इसी क्रम में महात्मा गांधी से मिलने सरदार ये जो हरिहर सिंह जी हैं और रघुवंश जी हैं, ये दोनों छात्र पहुंचते हैं। महात्मा गांधी से इन दोनों की लंबी बातचीत होती है और उस समय उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी ने अनुभव किया कि इन दोनों छात्र के तेवर बहुत ही अच्छी हैं। ये दोनों अंग्रेज़ों के घोर विरोधी हैं। महात्मा गांधी को इन दोनों का तेवर बहुत ही पसंद आया। अब ऐसे में महात्मा गांधी जब जा रहे थे तो इन दोनों को बुलाकर बड़ी शाबाशी दी और बताया कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इस पूरे इलाके की जवाबदेही तुम दोनों पर छोड़ करके जा रहा हूँ। अब इस इलाके की पूरी जवाबदेही तुम दोनों पर है और तुम दोनों यहाँ के सरदार हो। अब यह उपाधि महात्मा गांधी से इनको मिली थी। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। और तब से हरिहर सिंह जी को और रघुवंश सिंह जी को लोग सरदार कहने लगे। तो ये सरदार हरिहर सिंह जी हैं। इनको महात्मा गांधी के द्वारा ही सरदार की उपाधि मिली थी। ये बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ कांग्रेसी थे। आज़ादी के संघर्ष में, आज़ादी की लड़ाई में इनकी ज़बरदस्त भूमिका रही है। और ये डॉक्टर श्री कृष्ण साहब जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, उनके खास व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। इनके ऊपर श्री बाबू का खास ध्यान इसलिए भी रहता था क्योंकि ये श्री बाबू के गुट के आदमी थे
बात दरअसल 1939 की है, जब इन्होंने उस वक्त के दूसरे खेमे के नेता, जैसे कि मैं डॉक्टर राजेंद्र बाबू की बात कर रहा हूँ जो भारत के राष्ट्रपति बने, उनके खास व्यक्ति पंडित हरगोविंद मिश्र जी को 1939 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में पराजित कर दिया। तो श्री बाबू इनको और मानने लगे और श्री बाबू ने सोचा कि इस लड़के में वाकई दम है। जो राजेंद्र बाबू के खेमे के खास व्यक्ति पंडित हरगोविंद मिश्र को इन्होंने पराजित कर दिया। उसके बाद 1946 में जब प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात आई तो ये आरा से चुनाव लड़े और वहाँ से फिर इन्होंने जीत दर्ज की। पहली बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 1952 में, तो इन्होंने अपना चुनाव का जो जगह है उसको डुमराव विधानसभा को पसंद किया और डुमराव विधानसभा से ये चुनाव लड़े, पहला विधानसभा जो 1952 में हुआ था, और ये वहाँ से जीते भी। 1957 में ये हार गए, लेकिन चूँकि श्री बाबू के ये बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे तो 1960 में इनको श्री बाबू ने एमएलसी बना करके पटना बुला लिया, क्योंकि ये श्री बाबू के खास व्यक्तियों में से एक थे, सरदार हरिहर सिंह जी। तो इस तरह से ये दोबारा एमएलसी बन गए 1960 में। और उसके बाद 1967 में भी ये चुनाव लड़े, 1967 में भी ये चुनाव जीते, 1969 में चुनाव लड़े, 1969 में भी ये चुनाव लड़े। लेकिन जब 1969 की जो मध्यावधि चुनाव हुई, क्योंकि जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि 1967 से लेकर 1969 तक का जो इतिहास है बिहार का, उसमें केवल सरकारें बनी और गिरी। तो बिहार में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुआ? वो हुआ जनवरी और फरवरी 1969। तो इस बार जब चुनाव हुई तो कांग्रेस की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। कांग्रेस की स्थिति इसलिए भी खराब हो गई कि कांग्रेस पहले से ही अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का टिकट काट दिया था। कारण यह था कि महामाया बाबू की सरकार में एक आयोग गठित की गई थी। उस आयोग का काम था कि मंत्री रहते हुए ये जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे के.बी. सहाय साहब और उप मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिंह जी, राम लखन सिंह यादव, ऐसे बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि इन लोगों के ऊपर आरोप लगा था कि ये लोग मंत्री रहते हुए कमीशन खोरी किए हैं, और इस कारण से ये बड़े बड़े कद्दावर नेता चुनाव नहीं लड़ पाए थे। कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो गई थी। 318 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस को महज 118 सीटें मिली थी। ऐसे में बहुमत के आंकड़े से 42 सीट ये दूर थे। कांग्रेस अपने मर्जी से सरकार नहीं बना सकती थी, इसलिए जरूरी था कि विपक्ष के नेताओं से संपर्क साधा जाए। जो संसोपा था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उसको 52 सीटें मिली थी। जनसंघ को 34 सीटें मिली थी। सीपीआई को 25 सीटें मिली थी और निर्दलीय को 24 सीटें मिली थी। लेकिन जन क्रांति दल जो था, जिसके मुखिया कामाख्या नारायण सिंह राजा रामगढ़ थे, उन्होंने अपने पार्टी का नाम जनता पार्टी रख लिया था और इनको 14 सीटें मिली थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कामाख्या नारायण सिंह के इर्द गिर्द सरदार हरिहर सिंह की जो मंत्रालय है वह घूमती रहती है, डामाडोल रहती है, और उन्हीं के कारण
इनकी सरकार भी बनती है और उन्हीं के कारण इनकी सरकार गिर भी जाती है। हम लोग चलते हैं कि अब कांग्रेस की सरकार बनती कैसे है। तो बहुमत से काफ़ी दूर 42 सीटें अभी दूर थी कांग्रेस। ऐसे में दिल्ली से तत्कालीन होम मिनिस्टर साहब आए, वाई चौहान साहब आए, और उनका मुख्य उद्देश्य एक पर्यवेक्षक के रूप में था, लेकिन उद्देश्य यह था कि किसी तरह से कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी। तो इन्होंने यह टास्क दो बड़े नेता को दिया जिनको टिकट भी नहीं मिला था। ये दो बड़े नेता थे, सत्येंद्र बाबू उर्फ छोटे साहब, और दूसरे जो नेता थे उनका नाम है महेश प्रसाद सिन्हा। दोनों कांग्रेस के बड़े ही कद्दावर नेता थे और इनको टिकट इसलिए नहीं मिली थी कि महामाया बाबू की सरकार ने एक आयोग गठित कर दिया था वेंकट राम अय्यर, जस्टिस वेंकट राम अय्यर के द्वारा, कि ये लोग मंत्री रहते कमीशन खोरी किए हैं, और इसी मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने इन लोगों को टिकट नहीं दिया था। लेकिन वाई चौहान साहब स्थिति को समझते हुए इन दोनों को जिम्मा दिया कि किसी तरह से अब आप लोग लग जाइए और बहुमत का आंकड़ा पूरा करिए। तो ये दोनों सक्रिय हो गए और सबसे पहले इन्होंने मुलाकात की कामाख्या नारायण सिंह जी से। कामाख्या नारायण सिंह जी अब जन क्रांति दल को जनता पार्टी बना दिए थे, तो इस जनता पार्टी को 14 सीटें मिली थी। इसके कामाख्या नारायण सिंह जी सहमत हो गए। सत्येंद्र बाबू और महेश प्रसाद सिन्हा जी की बातों को इन्होंने स्वीकृति प्रदान की और इन्होंने सपोर्ट देने का वादा किया। इसके साथ ही जगदेव प्रसाद जी का जो शोषित दल था वह भी समर्थन देने को राजी हो गया, और कई जो अन्य निर्दलीय नेता थे इन्होंने भी सपोर्ट देने में अपनी हामी भर दी, और इस तरीके से कांग्रेस को लगा कि अब सरकार हम बना लेंगे। अब इसी उधर बेन में कांग्रेस के कई नेता, पहले से ही जो बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे, उनको टिकट नहीं मिली थी। तो ऐसे में स्वाभाविक था कि बहुत सारे नए चेहरा सामने आ रहे थे, जिसमें दरोगा प्रसाद राय का जो खेमा था वह दबाव बना रहा था कि दरोगा प्रसाद राय जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दरोगा प्रसाद राय सारण जिला से परसा क्षेत्र के विधायक थे। मैं आपको बताऊं कि दरोगा बाबू का ही पुत्र चंद्रिका राय जी लालू जी के समधी हैं। तो दरोगा प्रसाद राय के लिए जब दबाव बढ़ने लगा तो वाई चौहान और ये राजपूत और भूमिहार की जो लॉबी थी, जिसमें सत्येंद्र नारायण सिंह और महेश प्रसाद सिन्हा, ये सब मिल करके एक खेल खेल दिया और कहा कि हम लोगों की सरकार जो बनने वाली है उसमें दूसरे दलों के नेताओं का बड़ा योगदान है, हम अपने दम से सरकार नहीं बना सकते हैं, इसलिए दूसरे दल के नेताओं से भी हमें बात करनी होगी कि आखिर वे मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं। और इन तीनों की पसंद सरदार हरिहर सिंह थे, और इस तरह से सरदार हरिहर सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 26 फरवरी 1969 को मुख्यमंत्री पद की शपथ इनको दिला दी जाती है। और देखिए कि 8 दिन लग जाते हैं इनके मंत्रिमंडल गठन होने में, और 7 मार्च को इनका मंत्रिमंडल शपथ लेता है। और उसके बाद मंत्रिमंडल शपथ लेते ही उस शाम एक हंगामा हो जाता है। हंगामा ये हो जाता है कि यहाँ पटना में ये मुख्यमंत्री बनते हैं और दिल्ली में कार्य समिति की बैठक होती है शाम को, और वहाँ ज़बरदस्त हंगामा हो जाता है। और हंगामा ये हो जाता है कि इनके मंत्रिमंडल में जो कामाख्या नारायण सिंह जी, राजा कामाख्या नारायण सिंह जी थे, वे सामंतवादी थे, जमींदारों के समर्थक थे, और इनके ऊपर बहुत सारे केस बिहार सरकार के द्वारा
इन पर मुकदमा चल रहा था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी इनके प्रतिकूल काफ़ी सारा जो टिप्पणी की थी। तो इस बात को लेकर के सी सुब्रमण्यम स्वामी, जो कांग्रेस समिति के सदस्य भी थे और मंत्री भी थे, उन्होंने घोर विरोध किया कि कामाख्या नारायण सिंह जी को मंत्री नहीं बनना चाहिए, इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। लेकिन जो राजा दिनेश सिंह जी थे, तत्कालीन विदेश मंत्री, उन्होंने इस बात को निराधार कहा। इस बात को लेकर के सी सुब्रमण्यम को काफ़ी बुरा लगा कि आप जातिवाद कर रहे हैं। वे नाराज होकर के कांग्रेस कार्य समिति से इस्तीफा देकर और मीटिंग से बाहर आ गए। अब देखिए कि घटनाक्रम काफ़ी आगे बढ़ती है। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम लोग अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम आज इस बात को विराम देंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे सरदार हरिहर सिंह जी के बारे में। आप लोगों को अगर हमारी यह कहानी अच्छी लगती हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब भाई बहन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको राजनीति से जुड़े हुए सारे पहलुओं को आपके सामने में प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। आप सबको नमस्कार, प्रणाम और आदाब।